बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। ये वाला जो चैप्टर है ये आपके बॉटनी सेक्शन में, और आपको पता है कि बॉटनी और जोलॉजी का पेपर टोटली डिफरेंट होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये आपके बॉटनी के पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट भी नहीं है, तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें आप सीखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो आप सीखेंगे कि इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशंस प्लांट्स का क्या है, यानी किस तरीके से प्लांट्स जो हैं उन्होंने पहले सी लाइफ स्टार्ट की थी, फिर सी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड प्लांट्स की तरफ कन्वर्ट होते चले गए थे। फिर आप नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स पढ़ेंगे। इसमें नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं होती, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आप सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं ये सीडलेस होते हैं लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ होती है और ये कैसे बढ़ते हैं। और लास्ट में आप एंजियोस्पर्म और सीड प्लांट्स जो है ना इसको स्टडी करोगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एमसीक्यूज़ के पोर्शंस की तरफ आते हैं और जल्दी से एमसीक्यूज़ को मार्क करते हैं। तो आप आ जाइए इधर सीधा, यह है मेरे पास पेज नंबर 188। ठीक है, तो वीडियो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी छोटी ही वो आपको देखने में आसानी हो, तो मैं स्पीड में इसको जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करके मार्क करवा दूँगी, एक एक ऑप्शन को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुई है प्लांट्स की वो किस तरह से हुई है, किस पीरियड को हम कहते हैं कि यहाँ से जो है रैपिड डाइवर्सिफिकेशन प्लांट्स की स्टार्ट हुई है। तो ये पीरियड कहलाता है डिवोनियन पीरियड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि जो लैंड के प्लांट होते हैं इनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये स्पोर्स जो है ये टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, और इनमें ये रेजिस्टेंस होती है कि ये ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं हो, यानी कि बायोडिग्रेड नहीं हो, ऑटोमेटिक इनका एंड ना हो। इसके लिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये 3 क्लासेस हैं, हेपेटेसी, एंथ्रोकैरोटी और मोस। ये क्लास किसकी है, ये है ब्रायोफाइट्स की। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के हिसाब से कौन सी होती है, हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी का मतलब होता है कि इसमें 2 डिफरेंट काइंड के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट होता है, प्लांट के हवाले से आपको बता रही हूँ इसमें कि जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पर्म इसका मोटाइल होता है, यानी मूवमेंट करने वाला होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, वो अपनी जगह पे ही रहता है। इस तरह से जो फ्यूजन होती है वो हेटेरोगैमी होती है। ये प्लांट्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कि जो डोमिनेंट जनरेशन है जिसमें वेस्क्यूलर प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं फ्री लिविंग प्लांट्स के तौर पर, ये कौन सी डोमिनेंट जनरेशन है वेस्क्यूलर प्लांट्स की, ये है स्पोरोफाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सबसे ज़्यादा जो प्रिमिटिव लिविंग वेस्क्यूलर प्लांट अब तक डिस्कवर हुआ है उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं ये है सीलोफाइटा। सही है, उसके बाद नेक्स्ट है गैमीटोफाइट ऑफ फर्न, जो है इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रोथैलस। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन पर एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, जब वहाँ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो डिटेल में बता देंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे देखें रेजिन्स हैं, टर्पेंटाइन है और पाइन ऑयल है। ये इनमें से किस में से ऑब्टेन होता है, मतलब किस सोर्स से ऑब्टेन होता है, ये होता है पिंस से। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, ये लास्ट एमसीक्यूज़ है आपका कि जो बनाना ट्री होती है इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओवर बाय 1 और मोर लार्ज ब्रैकेट्स। आपने देखा होगा कि बनाना किस तरह लगे होते हैं, एक बड़ी सी ब्रैकेट होती है जिसमें लाइन से सारे बनाना जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस ब्रैकेट को क्या कहा जाता है, ठीक है, वैसे हम कहते हैं ये स्पैथिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इधर आ जाइए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं वो मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले क्वेश्चन बता दूँ। पहला क्वेश्चन ये कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, इससे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसे क्यों कहते हैं, कब होती है इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपने उल्वा के हिसाब से भी स्टडी किया था जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मार्क करेंगे। इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन आप मार्क करेंगे कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स क्यों होते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप मार्क करेंगे। सीधा आ जाएंगे आप पेज नंबर 167 के ऊपर। ठीक है, और हम मूव करते हैं भी 167 पर, और यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चंस के जो है ना आंसर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए,
सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लगा लीजिए, पहले तो मार्क कर लीजिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ से लेके गैमेटोफाइट तक। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए तो ये क्वेश्चन असल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, इसी वजह से इसकी हाइट लॉन्ग है। बहुत से लोग आपको यहाँ से लगवा देंगे देयर आर 2 अल्टरनेटिव जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मार्क कर लें। अब इस बात को समझने इसमें पूरा बोला क्या जा रहा है इस टेक्स्ट में। ये आपसे क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है एक ख़ास किस्म की लाइफ साइकिल होती है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है जब इसको ऑल्टरनेट करते हैं तो एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए मैं आपको मुख्तसर करके बताती हूँ। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि स्पोरोफाइट्स बनते हैं। ये जो स्पोरोफाइट्स होते हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी तादाद क्या होती है, n होती है। ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। ये फ्यूज़ होने के बाद जो बनाते हैं वो होता है जाइगोट, जो कहलाता है 2n। अब ये जाइगोट जब आगे मैच्योर होता है तो फिर ये दोबारा क्या चीज़ बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो होती है n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ स्टार्ट हुई n नंबर के क्रोमोसोम से, इसमें मेल और फीमेल गैमेट बने। इन मेल और फीमेल गैमेट ने आपस में फ्यूज़न की और फ्यूज़न करने पर एक जाइगोट बन गया जो क्या हुआ, 2n हो गया। ठीक है, अब ये 2n आपस में क्या होता है कि जब ये समझ लीजिए कि इसमें प्रोसेस ऑफ मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ मियोसिस की वजह से क्या होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 2n के बजाय क्या हो जाती है, आगे n नंबर होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये n नंबर जो है वो फिर मेल और फीमेल गैमेट्स बना देते हैं। ठीक है, ये गैमेटोफाइट हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई, यानी ए सेक्शुअल से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पर आई और सेक्शुअल से फिर दोबारा ए सेक्शुअल पे आ गई। ये पूरी बात जो है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इसमें जहन में रखिएगा कि जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो स्पोरोफाइट्स होते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो होता है n और n आपस में फ्यूज़ में 2n बना दिया। उसके बाद जो जाइगोट बना, इसने म्योसिस की, म्योसिस करने के बाद इसने छोटे छोटे से सेल्स बना दिए। ये सेल्स जो है वो बड़े होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, और इन गैमेटोफाइट में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, n नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन है वो चलती चली जाती है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो होता चला जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास कि जो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं ये हम ब्रायोफाइट्स को क्यों कहते हैं। देखिए नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो है यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। ये जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं, ये ज़मीन से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स की पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करते हैं, जिसमें शूट्स भी शामिल हैं, जिनमें लीव्स भी शामिल हैं, फ्लावर्स भी शामिल हैं, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। ठीक है, लेकिन अब इनमें क्या होता है, इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नाम के जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ है ये सिरे से ब्रायोफाइट्स में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। आपने लगाया क्या है, यहाँ से लगाना है। देखिए द नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स से लेके पहले न्यूट्रेंट तक लगाना है, उसके बाद यहाँ से लगाना है ब्रायोफाइट्स आर द सिंपल नॉन वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स, और उसके बाद फिर यहाँ से लगाना है ब्रायोफाइट में जो ये स्ट्रेंथिंग और कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं ये दोनों के दोनों पुअरली डेवलप्ड होते हैं। बस यहाँ तक लगाना है आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी मार्क हो जाएगा। पहले यहाँ से न्यूट्रेंट्स तक, फिर ब्रायोफाइट से लेके प्लांट्स तक, उसके बाद इन ब्रायोफाइट से लेके पुअरली डेवलप्ड तक। 2 क्वेश्चन आपके मार्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। ये कहता है कि हाउ प्लांट्स कोप व्हेन इन्वेडेड द लैंड फ्रॉम द सी। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि पहले प्लांट्स जो हैं वो कहाँ होते थे, सीज में होते थे। ये समंदर से डायरेक्ट वाटर और मिनरल्स जो इसको एब्जॉर्ब करते थे, और इसी तरीके से इनका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंटेक होता है ये भी आसान था। इनको फोटोसिंथेसिस की कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो सी प्लांट्स हैं ये लैंड की तरफ मूव करना शुरू हुई। तो वो एकदम से लैंड की तरफ मूव नहीं हुई, पहले वो एम्फीबियस स्ट्रक्चर में आए। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है कि इनकी ड्यूल लाइफ होती है, यानी कि पानी में भी सर्वाइव करें और कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लैंड प्लांट वाले भी आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लीटली ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड प्लांट में कन्वर्ट होते चले गए। तो ये जो जर्नी है अब इसको हम स्टडी करेंगे। ये पेज नंबर 170 पर है, इस पर आ जाओगे आप सीधा और देखोगे कि इसको कहाँ से कहाँ मार्क करना है आपने। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ से इसको सबसे पहले तो आप मार्क कर लीजिए व्हेन प्लांट्स से लेके
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो था। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है कि जब प्लांट ने सी से लैंड की तरफ सफ़र स्टार्ट किया तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। सबसे पहली बात तो क्या थी कि वाटर जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सी से आसानी से अवेलेबल होता था, उसी वाटर में मिनरल्स भी मौजूद थे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका एब्जॉर्प्शन भी आसान था और इसको फोटोसिंथेसिस करना भी नहीं पड़ता था। तो ये चैलेंजेस इसको नहीं थे जब तक वो सीज के साथ कनेक्टेड था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इसको सी से एम्फीबियस लाइफ की तरफ जाना पड़ा। एम्फीबियस का मतलब था कि इसके अंदर सी प्लांट्स के और लैंड प्लांट्स के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लगे और ग्रेजुअली फिर आहिस्ता इसको बिल्कुल लैंड प्लांट की तरफ यानी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आना पड़ गया। तो ऐसे हालत में क्या हुआ कि इसमें जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव करने लगे। तो उन्होंने अपने कुछ एडॉप्टेशंस कर लिए। एडॉप्टेशंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स की है वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 क्या थी कि इन्होंने राइजॉइड्स को डेवलप किया वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। राइजॉइड्स क्या होती है? रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इसने डेवलप कर ली। उसके बाद था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जितना वाटर था वो उसको थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि पहले तो सी में थे, आसानी से वाटर अवेलेबल था, अब आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट था एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने हवा से करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक कैरेक्टर था हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी में क्या होता है कि इनके जो स्पर्म यानी जो मेल पार्ट हैं ये मोटाइल होते हैं और जो फीमेल पार्ट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये अपनी जगह पे रहते हैं। तो वो जो अपनी जगह पे रहने वाले फीमेल पार्ट्स थे इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा स्टोर हो जा रहा था, तो जब मेल पार्ट इनके साथ फ्यूज़ होता था तो उससे इनके जो एग बनते थे ये ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्टिलाइज होते थे, इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे और इस तरीके से प्लांट्स को आगे समझ लीजिए कि सर्वाइव करने का ज़्यादा चांस था। ठीक है, क्योंकि कह लीजिए कि फर्टिलाइजेशन एक किस्म की स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास कि इनमें प्रोटेक्शन हो रही थी रिप्रोडक्टिव सेल्स की। किसी भी प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी अगली जनरेशन अगर वो चाहता है कि वो अच्छे तरीके से अडॉप्टेड हो तो उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये वाली प्रॉपर्टी भी इन्होंने क्या की? अडॉप्ट कर ली। और लास्ट ये कि इनका जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुआ, प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हुआ, ताकि फिर ये आगे चल के सीड्स में और फिर सीड्स से वो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगले प्लांट्स तक बहुत आसानी के साथ सफ़र कर सके। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, इसको मार्क कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए ये कहता है कि वाई हेटेरोगेमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि हेटेरोगेमी को ख़ास किस्म की कह लीजिए कि प्रोसेस होती है। इसमें दो अलग अलग किस्म के गैमेट्स बनते हैं। एक मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म कहते हैं, ये मोटाइल होता है, ये मूव करता है, इसका साइज़ भी छोटा होगा। जबकि जो फीमेल एग होता है ये साइज़ में बड़ा होगा, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जब मेल गैमेट्स जो है इसके साथ फ्यूज़ होते हैं फीमेल एग के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट आपको पता है फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही होती है इसके पास फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो हेटेरोगेमी का होगा जिसमें दो अलग अलग किस्म के गैमेट्स हैं। हेटेरो का मतलब ही डिफरेंट होता है और गैमी का मतलब गैमेट्स होता है। दो डिफरेंट गैमेट्स कैसे हो गए? मेल स्पर्म जो कि मोटाइल और फीमेल एग जो कि नॉन मोटाइल है। ठीक है, इनका फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको हेटेरोगेमी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। पहली चीज़ तो ये कि देखें मेल और फीमेल की जो कह लीजिए कि स्ट्रक्चर्स है इसमें डिफरेंस है। मेल स्मॉल है, मोटाइल है, फीमेल जो है वो लार्ज साइज़ में है और नॉन मोटाइल है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि क्योंकि फ़ीमेल के पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है ताकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अच्छे तरीके से ब्रिंग अप कर सके, तो इसी वजह से इसमें कह लीजिए कि सर्वाइवल का रेट भी ज़्यादा होगा और इस तरीके से जो एग बनेगा वो फुल्ली न्यूट्रेंट रिच एग बनेगा। इस तरह से जो जाइगोट बनने वाला है उसको अच्छे तरीके से न्यूट्रेंट्स मिलेंगे और अगली जनरेशन जो है वो बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकेगी। तो अब आपने लिखना है कैसे, बुक में ऐसा कोई ख़ास कंटेंट नहीं है, आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। हेटेरोगेमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। यहाँ तक लिखने के बाद अब आप यही वाली लाइन्स जो है ना ऐड कर लीजिएगा कि बिकॉज इट इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी leading to better survival rates and allows for the division of the labor in the reproduction. It produces large nutrient rich eggs to support zygote. बस आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें अभी मैंने आपको सिखा दी हैं सारी, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रही। नेक्स्ट आपके पास है सवाल कि वाई फ्लावर इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले तो इसको मार्क कर लीजिएगा, पेज नंबर 181 के ऊपर आएंगे आप सीधा और पहले इसको मार्क कर लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस वाले कंटेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है।
एक्चुअल में फ्लावर जो होता है इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट इस वजह से कहा जाता है कि इसमें सेपल और पेटल तो मौजूद होते हैं जो एक तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल भी मौजूद होते हैं। अभी जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये फ्यूचर में क्या करते हैं, स्टेमन बनाते हैं, और मेगास्पोरोफिल जो है ये फ्यूचर में क्या करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करता है, कार्पल को, जिससे आगे चलकर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है उसमें हेल्प मिलती है। तो क्योंकि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। आपका अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि वाई फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सीधा आप पेज नंबर 183 के ऊपर मूव करेंगे। देखिए, ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें। इसमें होता क्या है, इस बात को आप पहले समझ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना पहले आपको, डबल फर्टिलाइजेशन से लेके वेरियस मीन्स तक। ठीक है, ये कंटेंट आपने मार्क कर लिया। अब आप इसको समझें होता क्या है। एक्चुअल में सबसे पहले क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें मेच्योर हो चुके होते हैं स्पर्म, और इसके साथ साथ जो फीमेल ओवम होता है, ये दोनों स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी फीमेल पार्ट और मेल पार्ट इन दोनों ने आपस में फ्यूज़ हो जाना है। स्पर्म ने ओवम के साथ फ्यूज़ होने के बाद एक किस्म का जाइगोट बना लेना, और यहाँ पे जो जाइगोट है इसको कहा जाता है oospore। अब ध्यान में रखो कि जो स्पर्म है इसमें क्रोमोसोम का नंबर है n, और जो ओवम है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, n। तो n से n फ्यूज़ हो जाएगा, और जो oospore बनेगा यानी जाइगोट बनेगा, इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो क्या होगी, 2n, यानी ये डिप्लॉइड होगा, 2n क्रोमोसोम्स होंगे। एट द सेम टाइम जब स्पर्म, पहला स्पर्म जब वो फ्यूज़ हो जाता है तो दूसरा स्पर्म ये भी मेच्योर होता है, ये बिल्कुल रेडी होता है, और ये दूसरा स्पर्म भी इसी 2n के साथ फ्यूज़ हो जाता है। और फ्यूज़ होने के बाद अब क्योंकि ये सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन हुई, इसी वजह से इसको कहा जाता है ये डबल फर्टिलाइजेशन है। इस सेकेंड स्पर्म ने फ्यूज़ होने के बाद एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करना होता है, और एज अ रिज़ल्ट जो 2n है वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी 3n में कन्वर्ट हो गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पर्म ने ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन की, oospore बना दिया, क्रोमोसोम का नंबर हो गया 2n। अब सेम टाइम एक दूसरा स्पर्म इसी oospore के साथ फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ होने के बाद एक सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, यह ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा वो क्या होगा, 3n हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब इस तरह की ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल जो है वो तो मेच्योर हो जाता है, वो क्या करता है, सीड बना लेता है। ठीक है, जबकि ओवरी जो है वो ऐसा कह लीजिए कि वो मेच्योर होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुई है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रूट बन रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से सीड को जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है, और अब ये सीड जो है वो आसानी से इधर उधर मूव नहीं करेगा, बल्कि प्रॉपर तरीके से ये कह लीजिए कि इसकी रिस्टोरेशन हो गई। अब ये प्रॉपर तरीके से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने जहन में आप कोई सा भी हायर प्लांट लेकर आए जैसे कि गावा, तो आप देखेंगे गावा के सीड्स पूरे उसके अंदर मौजूद है और ऊपर फ्रूट मौजूद है। तो इस तरह ये जो गावा के सीड है ऐसे आपको हवा में उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि ये प्रॉपर तरीके से रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो बस डबल फर्टिलाइजेशन में फ़ायदा यही होता है कि जो सीड है ये प्रॉपर प्रोटेक्शन में आ जाता है। ठीक है, और इसको ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सीड कैसे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, 178 पेज पे इस पे जाएँ आप सीधा। तो सीड के जो इवॉल्व होने हैं इसके तकरीबन 3 कह लीजिए कि स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको मार्क करवाती हूँ। यहाँ पेज नंबर है मेरे पास 178, इधर आ जाइए आप। ठीक है, सबसे पहले तो इस वाले कंटेंट को आपने मार्क कर लेना कि ये है मेरे पास पेज 178, और यहाँ से देखिएगा देयर आर 3 स्टेप्स इन द एवोल्यूशन, यहाँ से लेके इन्वायरमेंट तक, इसको आपने पहले मार्क कर लेना है। अब इसको समझ लीजिए, इसमें बोला क्या जा रहा है, एवोल्यूशन ऑफ सीड जो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे कैसे एक सीड इवॉल्व होता है ये आपको पता करना है। सबसे पहले स्टेप जो है इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। हेटेरो का मतलब भी डिफरेंट होता है। ठीक है, 2 स्पोर्स फॉर्म होंगे यहाँ पे। पहला स्पोर होगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और दूसरा होगा मेगास्पोर।
तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये फ्यूचर में क्या करते हैं, जब ये ग्रो होते हैं तो ये स्पर्म्स बनाते हैं जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है। जबकि जो मेगास्पोर्स होते हैं ये फ्यूचर में जब डेवलप होते हैं तो ये एग बनाते हैं, फीमेल एग, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आपने क्या समझा कि इसमें हेटेरोस्पोर हुई जिसकी वजह से सीड इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट होता है, एक चीज़ होती है डेवलपमेंट ऑफ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट को समझ लीजिए कि एक किस्म का एनवेलपिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई आप प्रोटेक्शन करने के लिए लिफाफा कवर करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो इसी तरीके से जो फीमेल पार्ट होता है मेगास्पोरेंजिया, जो कि फ्यूचर में ओव्यूल फॉर्म करता है, ये इसके इर्द गिर्द क्या करता है, एक किस्म की डेवलपमेंट हो जाती है लिफाफे जैसे स्ट्रक्चर की, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसका काम प्रोटेक्शन करना होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या होता है कि देखें, जो फीमेल पार्ट होता है ना, इसको सिक्योर करना प्लांट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये फीमेल पार्ट कहाँ से होता है, ये मेगास्पोर्स होते हैं जो फ्यूचर में चल के फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो फीमेल मेगास्पोर्स होते हैं इनको मैच्योर करने में हेल्प करता है और इनको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से जब सीड डेवलप्ड होता है तो ये सीड जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट में एडॉप्ट हो जाता है। ख़ास तौर पर ये किसकी बात हो रही है, जितने भी आपके वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं जिसमें के सीड्स बनते हैं, ये उनकी बात हो रही है कि यहाँ पे जो सीड्स बनते हैं ये इस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वायरमेंट में एडॉप्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल कॉन्टेंट है। शॉर्ट के हिसाब से बिल्कुल आइडियल है, इसको मज़ीद छोटा मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं जो कि शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है इसमें नेकेड सीड्स होते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स नहीं होते। तो देखिए, इस चीज़ को ना सबसे पहले समझ लीजिए, एक जगह पर ओवरी मौजूद है और एक जगह ओवरी मौजूद ही नहीं है। तो ओवरी का काम क्या होता है कि ये ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन करती है। अब अगर आप जिम्नोस्पर्म्स के केस में आए तो देखिए, लिखेंगे क्या, ये सिर्फ एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक पेज 179 पे, लेकिन इसमें से दे को काट के आपने जिम्नोस्पर्म्स ऐड करना है सिर्फ। ठीक है, यानी सेंटेंस कैसे बन जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, दैट इज ओवरी इज एब्सेंट। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें ओवरी से मौजूद नहीं है। तो ओव्यूल्स जो होती हैं इनमें डायरेक्ट सीड बनता है, ये नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी किसके अंदर है, जिम्नोस्पर्म्स की है। ठीक है, ये भी अल्लाह की कुदरत है। अब दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनमें ओवरी मौजूद होती है। ठीक है, तो अब इसको मार्क कर लीजिए। पहले तो आपने इसको देख लिया, जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स बिकॉज ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी, दैट इज ओवरी इज एब्सेंट। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर अब आप मूव करेंगे, पेज नंबर 180 आपका। ठीक है, इसको देखें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट है, यहाँ से लगाओ। ये देखो, angiosperms have their seeds enclosed in fruit because ovules are covered by ovary। तो वहाँ की लाइन लिखने के बाद अब आपने यहाँ पर एंड करना है इसको। एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनमें सीड्स मौजूद होते हैं और ये सीड्स जो हैं ये फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, वो सीड बना देता है, जबकि ओवरी जो है वो ग्रोन अप होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ओवरी जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करती है, इसी वजह से ये सीड जो है ये इनक्लोज्ड है। ये एंजियोस्पर्म की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दोनों क्वेश्चन है इसके आंसर आपको मिल गए कि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स है क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स नहीं होते, इनक्लोज्ड होते हैं ओवरी के अंदर क्योंकि इसमें ओवरी मौजूद होती है। और यही ओवरी जो है ये आगे चलकर क्या करती है, फर्टिलाइज्ड फ्रूट बनाती है। जो हम खाते हैं ना, एक्चुअल में वो क्या होता है, ये फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हुई हुई होती है और इसके अंदर सीड मौजूद होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसको ऐड कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट हो गए और एमसीक्यूज़ भी आपको मार्क करवा दिए गए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई बात आपको ऐसी है जो कि वीडियो से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, आपको नहीं समझ आ रही, उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।